हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट की कौन सी यूनिट होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। सभी टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गए हैं वो क्वेश्चन को भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, ठीक है। रेट लॉ को हम लोग दो और नामों से जानते हैं। उसको हम लोग रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है। बाइक की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? बाइक की स्पीड डिपेंड करेगी आपने कितना एक्सेलरेटर लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो रेट लॉ बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और रेट को रिलेट करता है, ठीक है। एक जनरल यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, ठीक है। ए बी के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? वहां पे प्रोडक्ट बना रहा है। ये जनरल इक्वेशन है। इसके लिए आपको क्या लिखना है? रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखना है। तो किसी भी रिएक्शन को देख के हम लोग रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे समझिए। देखो होता क्या है, रेट लॉ कहता है कि रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। क्या रिएक्टेंट कौन है? ए और बी आपके रिएक्टेंट है। तो क्या होगा? ए और बी के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ए और बी के कंसंट्रेशन क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब जो ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है, इसकी पावर बस आपको एक्स लगा देना है और क्या लगा देना है? वाई लगा देना है। अब जो एक्स और वाई है ये किसके बराबर हो सकता है? ए और बी ना। ये इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी, इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और बी का जो कंसंट्रेशन है वो एक्स और वाई का पावर में चला जाता है, ठीक है। और एक्स और वाई क्या हो सकता है? ए और बी यानी इसके कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो डिपेंड करता है कैसा रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? के से लिखते हैं, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू हो जाए के, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, ठीक है। तो इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखा होगा, रिएक्शन के हम लोग रेट को लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है? रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ए और बी का कंसंट्रेशन, तो उसका कुछ पावर होगा। वो पावर क्या होगा? एक्स और वाई होगा। एक्स और वाई क्या है? ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने के लिखा हुआ है ना, के को किस नाम से जाना जाता है? के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको आगे जानेंगे। फिलहाल इसका नाम जानते रहिए, किसका क्या नाम होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे रेट लॉ होता है उसका डिफिनेशन क्या कहता है। व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ कहता है कि व्हाट इज रेट लॉ? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ क्या होता है? ये एक तरीके से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ए और बी जो है रिएक्टेंट है, उनका प्रोडक्ट होता है। और क्या लिखते हैं? रेस टू सम पावर। क्या होता है? जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसका कुछ पावर होता है। मैं मान लेता हूँ पावर क्या है? एक्स और वाई है, विच मे और मे नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। जो एक्स और वाई जो पावर है वो इसके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। साफ साफ लिखा है ना, मे और मे नॉट, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, तभी उसका हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात है और ध्यान देने वाली बात है। वो क्या बात है? हमेशा जो हम लोग रेट लॉ लिखते हैं सिर्फ रिएक्टेंट का ही रेट लॉ लिखा जाता है। आई रिपीट, रेट लॉ किसका लिखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से लिखा जाता है। हमें प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इस वजह से हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं, ना कि
प्रोडक्ट का, ठीक है। और एक बात और, जो रेट लॉ होता है बच्चों, ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं, खुद से किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ नहीं लिख सकते। तो एग्जाम में कभी भी आपको रेट लॉ किसी इक्वेशन का आपको लिखने को नहीं आएगा, वो हमेशा रिएक्शन का रेट लॉ पहले से दिया रहेगा, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसके रेट लॉ हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि सही हो भी सकता है और नहीं हो सकता ना। मान लिए एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल का हम लोग क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी में लिखा है कि एक रिएक्शन दिया है 2NO प्लस O2, रिएक्शन करके यहाँ बना रहा है क्या, 2NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हमें रेट लॉ लिख के दिखाओ कि इस रिएक्शन का यहाँ पे रेट क्या होगा, ठीक है। ये लिख के दिखाना है। तो रेट लॉ लिखने का तरीका क्या है, पहले आप लिखिएगा रेट इज इक्वल्स टू के, क्या लिखेंगे, रेट बराबर के। फिर क्या लिखना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे रिएक्टेंट है NO और O2, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इनका कंसंट्रेशन ले लो, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो X जो है रिएक्टेंट का पावर है, Y भी क्या है, रिएक्टेंट का पावर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, NO का जो कोफिशिएंट है वो उसके पावर में चला जाएगा। NO का कोफिशिएंट 2 है तो NO की पावर 2 हो जाएगी, और O2 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, O2 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर बताया था, जो X और Y है ये कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो X और Y है वो कोफिशिएंट के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्या, कि जो यहाँ पे X और Y है ना, वो क्या होता है, A और B के बराबर हो भी सकता है, और X और Y जो है वो आपका A और B के बराबर नहीं भी हो सकता है, दोनों डिपेंड करता है। तो ये वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में क्या देखा हम लोगों ने, रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन का पावर क्या है, कोफिशिएंट के बराबर है, ठीक है। ऐसे और भी हम लोग एग्जांपल करते हैं, देखते हैं क्या उसमें बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन लिखा होगा तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, फिर क्या करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो NO और O2 का कंसंट्रेशन ले लेंगे, तो जो कोफिशिएंट होता है उसके पावर में चला जाता है। NO का कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो गया, O2 का कोफिशिएंट है 1 है तो पावर 1 हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल को भी देखिए, आप बताइए कि इसका रेट क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, CCl4 HCl बन रहा है। इस रिएक्शन का मालूम दिया कि रेट लिखो, रेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। रेट बराबर क्या लिखेंगे कि, उसके बाद क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन दोनों रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म यानी CaCl3 और Cl2 का हम लोग क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या बताएं, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, तो CaCl3 का कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 हो जाएगा, Cl2 का भी कोफिशिएंट 1 है तो पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे और आपके हिसाब से इसे रिएक्शन का रेट यही होना चाहिए था, हाँ। लेकिन हमने क्या बताया, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है, ठीक है। तो जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका क्या आया, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट करके क्या आया, इस रिएक्शन का जो रेट लिखा गया वो क्या था, रेट बराबर के क्लोरोफॉर्म के पावर 1 क्लोरीन के पावर 2। हमने क्या लिखा, ये तो हम लोग का सही है, लेकिन क्लोरीन के पावर क्या है, 1/2 है, 1/2 है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का एक्सप्रेशन क्या गया, गलत हो गया। इसीलिए बता रहा हूँ, कभी भी किसी रिएक्शन का आप रेट नहीं लिख सकते, ठीक है। वो तो यहाँ पर इत्तेफाक की बात थी कि जो आपका कोफिशिएंट था वही क्या आ गया, पावर हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों की जगह 1 था, लेकिन पावर क्या आ गया यहाँ पे, 1/2, तो रिएक्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग इस रिएक्शन का भी रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, रेट बराबर के, क्या लिखेंगे, रेट बराबर के, तो यहाँ पे ईस्टर की पावर 1 हो जाएगा और वाटर की पावर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ईस्टर की पावर तो 1 होती है, लेकिन वाटर की पावर क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कभी भी किसी भी रिएक्शन का हम लोग रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ नहीं लिख सकते। एग्जाम में हमेशा आपको लिखा मिलेगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, लेकिन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला हमें पढ़ना है भाई कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट कभी हम लोग पढ़े थे, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या होता है, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आइए हम लोग जहां से शुरू किए थे उसी को लिखते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले रेट लिखा था ना, क्या था जनरल इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या था, x, और b का पावर क्या था, y था। ये हम लोगों ने रेट लिखा हुआ था, ठीक है। आप क्या कर रही है, कुछ कंडीशन ले लीजिए। कंडीशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर a और b का जो कंसंट्रेशन है वो आप 1 ले लीजिए,
ए और बी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या ले लीजिए 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उसके 1 ले लिया, ठीक है। अब ए और बी की जगह वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करिएंगे तो यहाँ पे रेट क्या निकल कर आएगा, देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में चेंज, रेट इज इक्वल टू के ना, ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ए की जगह 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 1 की पावर x हो जाएगा, इंटू बी की भी वैल्यू 1 हो गई तो बी 1 का वैल्यू क्या पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 की पावर चाहे 3 हो तब भी 1 होता है, 1 का पावर 100 हो तब भी क्या होता है 1 होता है, वैसे ही 1 की पावर x होगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू के, 1 की पावर x का मतलब 1 होता है, 1 की पावर y का मतलब भी क्या होता है 1 होता है। तो के को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो किसी रिएक्शन का जो रेट है वही क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। क्या, किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होता है, कब, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम कितना मान लेंगे 1। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब 1 होता है उस टाइम पे रिएक्शन का जो रेट होता है वही क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो रिएक्शन का जो रेट होता है उसी को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। शीला ही मुन्नी है। चलिए आइए इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्शन का रेट होता है, कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, यूनिटी हो जाए, यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब 1 होता है उस टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होता है वही क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। अब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे रेट की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे के का भी वैल्यू चेंज होगा ना। अभी हम लोग कुछ शुरू में क्या पढ़े थे कि जब हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब अगर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या कि टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और खुद आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा था, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है 2A B2 से रिएक्शन करके 2AB बना रहा है, तो रिएक्शन का यहाँ पे रेट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। रिएक्शन का यहाँ पे रेट दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाई, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन का यहाँ पे रेट लिखा है, पूछ रहा है रिएक्शन रेट में जो के की वैल्यू है वो कैसे बढ़ सकती है, पूछ रहा है ना, जो के की वैल्यू है कैसे इंक्रीज कर सकती है। पहला ऑप्शन दिया है कि ए का कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ेगा, बी का कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, या तीनों ही आप ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो बोर्ड से, आप बोर्ड से देखेंगे अगर पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन मैच करेंगे तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, ठीक है। तो बोर्ड से देखेंगे यहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या है, आपके रिएक्टेंट है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो के का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा ना। बी भी आपका रिएक्टेंट है, इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब के का वैल्यू इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, नहीं के का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कब इंक्रीज कर सकती है, ए और बी का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे और टेम्परेचर बढ़ाने पे। तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी वाला हो जाएगा, ऑल द अबव 3। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है सही है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कभी भी पूछेगा कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो कैसे उसको पता करोगे, देखिएगा कि रेट की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक और इसी से रिलेटेड सवाल है जिसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे कि व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ना। क्या कर रहा है कि एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, देन द रेट कांस्टेंट के, ठीक है। कह रहा है कि कैटलिस्ट मिलाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी यानी सेम रहेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकता है, ठीक है। तो हमने बताया था भाई कैटलिस्ट मिलाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा यानी के का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो सोचो कितना सिंपल सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था।
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद आइए हम लोग पढ़ देते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यानी के की यूनिट क्या होती है। जैसे यहाँ पे मास यूनिट होती है किलोग्राम ना, और लेंथ की यूनिट होता है मीटर। ऐसे जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है के की भी अपनी खुद की यूनिट होती है। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन के लिए के की यूनिट अलग अलग होती है। मान लीजिए अगर रिएक्शन आपका कैसा है, रिएक्शन अगर आपका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई रिपीट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा तब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पर सेकंड होता है। और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होता है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से तीनों ऑर्डर का हमें यहाँ पे के की यूनिट लर्न करना है। ठीक है, अब एक नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमने शुरू में बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसकी यूनिट आपको याद है। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट हम लोग क्या लिखे थे, वो था आपका मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या था, मोल पर लीटर पर सेकंड था। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको तीनों ही यहाँ पे ऑर्डर के लिए के का वैल्यू अगर याद करना होगा, उसकी यूनिट को याद करना होगा, याद करने का तरीका क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम लोगों ने लर्न किया था वही आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट था मोल पर लीटर पर सेकंड, और जीरो ऑर्डर के लिए भी के का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का यूनिट यहाँ है सेम है। अब फर्स्ट ऑर्डर को कैसे याद करोगे, बस कुछ नहीं करिए, यहाँ पे मोल को हटा दो, लीटर को हटा दो, तो क्या बनेगा, पर सेकंड बचेगा ना। तो मोल और लीटर को हटा देंगे तो फर्स्ट में देखो पर सेकंड सिर्फ बच रहा है। ओके, अब सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट कैसे याद करोगे, इसका उल्टा कर दो। मोल का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। लीटर को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, लीटर इनवर्स का उल्टा हो जाएगा लीटर, और पर सेकंड का पर सेकंड ही रहने दो। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अगर हम मोल का रिवर्स करेंगे मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर इनवर्स का रिवर्स करेंगे लीटर हो जाएगा, पर सेकंड वैसा ही रहेगा। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो इस यूनिट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, आप लोग ट्राई करिए इसको करने का। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की क्या यूनिट होगी। ठीक है, अब क्या लगता है चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। देखो अभी आपको बताया थे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होती है, पर मोल लीटर पर सेकंड, पर मोल लीटर पर सेकंड। तो किस ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, पर मोल लीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए के का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसके तीनों यूनिट को आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आया है, वो भी पढ़ लो। क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ रेट कांस्टेंट। कह रहा है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इनकी यूनिट का बराबर होती है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट का बराबर होती है। तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, कुछ देर पहले बताए थे, मोल पर लीटर पर सेकंड ना, ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ा हुआ था। अब इसी का जो यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये किसके लिए इक्वल होती है, ये किसके लिए इक्वल होती है, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए जो के का वैल्यू होता है वही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना। तो अभी देखो शुरू में हम लोग आपको पढ़ाए थे कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट क्या होता है, मोल लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल सिंपल से आते हैं, सो कर लीजिएगा। चलिए अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, यानी के का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो के का वैल्यू देख के आपको क्या बताना है, उसको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, जब के का वैल्यू दिया होगा, के का वैल्यू दिया होगा तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो के का वैल्यू दिया होगा तो ऑर्डर निकालने के लिए बस उसका यूनिट देखना है। क्या देखना है, यूनिट देखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखो के का यूनिट क्या है, हाँ लीटर पर मोल पर सेकंड। क्या दिया है, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये जो यूनिट है किस ऑर्डर का यूनिट होता है,
लीटर पर मोल पर सेकंड किसका होता है? देखो ये होता है लीटर पर मोल पर सेकंड। ये किसका होता है बच्चों? सेकंड ऑर्डर का यूनिट है। ठीक है, तो बेसिकली पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब आप कमेंट में बताइए कि सेकंड वाले का आंसर क्या होगा। सेकंड में के का यूनिट क्या है? पर सेकंड। तो आपको याद है अगर पर सेकंड होगा तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा? पर सेकंड के लिए होता है आपका, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का यूनिट होता है वो क्या होता है आपका? पर सेकंड होता है। ठीक है, तो होता है क्या, यूनिट देके आपको ऑर्डर पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कभी भी के का आपको वैल्यू दिया होगा, ऑर्डर पूछ रहा होगा, तो बस उसका यूनिट को देखिएगा, यूनिट को देख के आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो वर्ड आ रहा था, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो आप समझ लेते हैं भाई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना। तो अभी तक भाई हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन लिखा था। रेट एक्सप्रेशन में हमने देखा रेट कांस्टेंट होता है, जो पावर होता है एक्स और वाई, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन का रेट लिखा था वो क्या था? रेट बराबर के, हाँ, और क्या था? ए की पावर क्या था? एक्स था, और बी का पावर क्या था? वाई था ना। अगर यहाँ पे रेट दिया होगा, रेट देके अगर उसका ऑर्डर बताएगा तो ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? ठीक है, तो देखो रेट दिया होगा, उसका ऑर्डर निकालना होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। बस जो यहाँ पे एक्स और वाई पावर देख रहे हैं, पावर को सम कर दो। क्या करना है? पावर को सम कर दीजिए। पावर को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, आप कभी भी किसी भी रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर निकालना होगा तो उसका रेट इक्वेशन पता होना चाहिए। बिना रेट इक्वेशन के आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? यहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इसके पावर को सम करना है। ठीक है, अगर हमें भाई रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर ही नहीं पता होगा तो ऑर्डर भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ऑर्डर का डिफिनेशन क्या होता है? एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन आता है, सब समझ लीजिए। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में यानी रेट इक्वेशन में जो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, उसी के पावर का सम होता है, उसकी पावर का सम करता है। ठीक है, तो किसी भी रेट एक्सप्रेशन में पावर को सम कर दोगे तो उसका ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन आया है, रिएक्शन को देख लिए, लेकिन कुछ बातें और बता दे रहे हैं आपको। देखिए, हम आपको पहले बताए थे कि वो रिएक्शन का जो रेट होता है वो कैसा होता है बच्चों? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है ना। यानी जब तक रिएक्शन का रेट नहीं लिखा है तब तक हम ऑर्डर नहीं बना सकते। बिना रेट के ऑर्डर जो है वो अधूरा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन a + 2b गिव c + d। ठीक है, क्या बताना है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ये जो रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन का आपको ऑर्डर बताना। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है? कह रहा है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में 1 होगा, बी के रिस्पेक्ट में 2 होगा, और कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसका ऑर्डर हम बता नहीं सकते क्योंकि ऑर्डर कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, या फिर उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बताए थे कि किसी भी रिएक्शन का जब तक रेट नहीं दिया होगा तब तक ऑर्डर नहीं निकाल सकते है ना। तो क्या बताओ, इस रिएक्शन का कहीं रेट लिखा है? कहीं इस रिएक्शन का कहीं रेट लिखा है? इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन नहीं दिया है। अब चूंकि इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन नहीं दिया है तो इसका यानी कि हम ऑर्डर भी नहीं निकाल सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर हम नहीं निकाल सकते हैं। कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कभी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होगा तो उसका रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ पता होना चाहिए। रेट लॉ नहीं दिया है तो ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन दिया गया है, रेट इक्वेशन दिया है, रेट इक्वेशन देख के उसको ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में रेट क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में जो रेट है वो किसके बराबर है? रेट है के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से रेट इक्वेशन दिया गया है। इस रेट इक्वेशन को देखते हुए क्या करना है? आप उसको ऑर्डर को निकालना है। ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है सर? तो कभी भी रेट एक्सप्रेशन दिया होगा उसको ऑर्डर निकालना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस पावर को सम कर देना है। तो पावर ए की पावर कितना है? 1/2 और बी का पावर कितना है? 3/2। पावर को सम कर दीजिए तो 2 और 2 सेम है तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा। तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, तो वैल्यू क्या आ गई? 4/2। 2 से
4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, क्या आ जाएगा 2 ना। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो कैसा हो जाएगा, आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आइए बी वाले को सॉल्व करते हैं। ओके, तो बी वाले में क्या दिया है, बी में दिया है जो रेट है वो किसके बराबर है भाई, के ए की पावर 3/2 और बी की पावर क्या है -1। तो यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन दिया है इसका हमें अगेन क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो भाई ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऑर्डर निकालने का आसान तरीका है, बस क्या करिए सिंपली उसको सम कर दीजिए। ठीक है, तो पावर ए की पावर कितना है 3/2 और बी का पावर कितना है -1। ठीक है, इनको हम लोग को क्या कर देना है, सम कर देना है। ए और बी के पावर को सम कर देंगे तो 3/2 तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 1/1 हो जाएगा। 2 और 1 के एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, माइनस 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया क्या बचेगा 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर यहाँ से निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में याद रखिएगा रेट इक्वेशन दिया गया है, रेट लॉ दिया हुआ है, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पावर का सम कर देंगे, ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप तो आपको एलसीएम निकालने आता होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने के बाद आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों का डिफिनेशन आता है, तो उसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझो, मान लो ए रिएक्शन कर रहा है किसके, बी के साथ, ए रिएक्शन कर रहा किसी का बी के साथ और क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे बता सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, किसी रिएक्शन में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं, इसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट होते हैं, उससे की मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। ठीक है, यानी यहाँ देखो ए और बी, यहाँ कितने रिएक्टेंट है, 2 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मान लो मैंने दे दिया 2A रिएक्शन कर रहा है बी के साथ और क्या बना रहा है, मान लो ए बी बना रहा है। ठीक है, अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, देखो 2 मॉलिक्यूल ए के हैं और 1 मॉलिक्यूल बी है के, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या बताता है कि इसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ना साफ साफ कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देख के बताना है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक है, आपको ये पहला वाला क्वेश्चन देख के बताना है इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए बस सिंपल सा आपको देखना है कि कितने रिएक्टेंट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 दिया है, तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, देखो एक रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, एक रिएक्टेंट है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी कितना 1। ठीक है, तो किसी रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है तो उसको बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोला जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड वाले ऑप्शन को देख के बताए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। इसमें कितने रिएक्टेंट है, HI के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, HI के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। अब चूंकि रिएक्टेंट 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी भैया 2। और किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी रिएक्शन की हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें रेट लॉ पता होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए हमें रेट लॉ की जरूरत ही नहीं है, बस हम रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है, ऑर्डर आपका एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है और एक ऐसा होता है थ्योरेटिकल क्वांटिटी। थ्योरेटिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, आप रिएक्शन को ही देख के उसकी मॉलिक्यूलरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, आप लोग बताइए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है। क्या लगता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं, देखो 2 रिएक्टेंट यहाँ पे NO के हैं और 1 मॉलिक्यूल जो है O2 के है ना, तो टोटल कितने रिएक्टेंट हो गए, 2 NO के मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, यानी पूरे मिला के कितने यहाँ मॉलिक्यूल है 3। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कितनी हो जाएगी भैया 3 हो जाएगी। अब 3 हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी निकालना बहुत ही आसान है, ज्यादातर एग्जाम में आपका डिफिनेशन आता है। ठीक है, तो डिफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लेना। तो मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए आप को क्या ध्यान देना है, बस इसी बात का ध्यान देना है कि कितने रिएक्टेंट है, जितने रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन में वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, चलिए ये बहुत ही गहरी बात है, मॉलिक्यूलरिटी के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, वो नोट करने वाली बात क्या है, देखिए कह रहा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3।
किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलिटी होती है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि मॉलिक्यूलिटी आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी कभी भी 4 नहीं हो सकता। इसका ध्यान देना, मॉलिक्यूलिटी कभी भी 3 से ज्यादा यानी कि 4, 5, 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन समझिए। बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन फॉर मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। कह रहा है कि मॉलिक्यूलिटी 3 से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकरा नहीं सकते ना। देखो आपस में 2 मॉलिक्यूल अगर टकराएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल टकराएंगे तब भी क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल के टकराने से प्रोडक्ट बनता है 3 मॉलिक्यूल से, लेकिन जब 4 मॉलिक्यूल आपस में टकराने आएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स बोलता है कि जब तक आपस में रिएक्टेंट आपस में जब एक साथ टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है। क्या कहता है, रिएक्टेंट जब आपस में टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो 2 लोग आसानी से एक दूसरे से टकरा सकते हैं, 3 लोग भी आसानी से भिड़ सकते हैं, लेकिन 4 लोग आपस में भिड़ने का चांस बहुत कम होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, एक्सीडेंट की दुर्घटना में क्या होता है, हो सकता है दोनों गाड़ी आपस में भिड़ जाए, हो सकता है तीनों गाड़ी आपस में भिड़ जाए, लेकिन कभी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 4 गाड़ी आपस में भिड़ जाएंगे ना, क्योंकि हो सकता है पहले वाला दूसरे के साथ भिड़े, दूसरा वाला तीसरा, तीसरा वाला चौथा, मतलब कई स्टेप में रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूलिटी जो होती है कभी भी यहाँ पे 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक एनिमेशन है, इस एनिमेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, एनिमेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इस एनिमेशन में, देखो 2 मॉलिक्यूल टकराते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, 3 मॉलिक्यूल टकराते हैं तब भी प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन 4 मॉलिक्यूल टकराए, टकराने के बाद वापस चला गया ना, यानी जब मॉलिक्यूल जब 4 कोलिजन करते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट बनने का कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है, ये था मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। ओके, चलिए अब इसी से एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मेजर ऑफ। हाँ, कह रहा है कि किसी रिएक्शन में जो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री या फिर मॉलिक्यूलिटी। वो क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलिटी। मॉलिक्यूलिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन से सीधा सीधा डेफिनेशन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब जो 2 नंबर का सवाल आता है वो क्या पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, कभी भी अगर डिफरेंस बोलेगा तो ये आप सिंपल सा लिख के आ सकते हैं। तो पहला देखते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में क्या अंतर है। कह रहा है कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर हम लोग पता करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलिटी क्या होता है, इट इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ये थ्योरेटिकल है, यानी एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना एक्सपेरिमेंट किए ही हम इसको वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, चलो और क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर कैन बी 0, फ्रैक्शन और निगेटिव। ठीक है, ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है, ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर जो है वो निगेटिव हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, -1 ऑर्डर, 0 ऑर्डर, -1/2, +1/2, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलिटी होती है इट कैन नॉट बी 0, मॉलिक्यूलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, मॉलिक्यूलिटी 0 क्यों नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलिटी 0 होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट 0 है। अरे भाई, जब रिएक्टेंट ही 0 हो तो रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए मॉलिक्यूलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो मॉलिक्यूलिटी ना 0 हो सकता है, ना माइनस में, ना फ्रैक्शन में। ठीक है, अब सबसे गहरी बात आखिरी लाइन है, इसको समझिए। कह रहे क्या, ऑर्डर किसके लिए निकाला जाता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स क्या होता है अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जानते रहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है किस पे हम लोग लगा सकते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों पर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी के लिए क्या होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलिटी होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन पर ही मॉलिक्यूलिटी लगा सकते हैं, और ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए। ठीक है, तो दोनों डिफिनेशन एग्जाम में 2 मार्क्स से आते हैं, तो उसके डिफरेंस को पढ़ लेना। ओके, चलिए अब जो नोट में बात कही गई है, थोड़ा नोट में बात को समझना। क्या कह रहा है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं।
ठीक है। देखो कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन में एक स्टेप फास्ट होता है, एक स्टेप स्लो होता है, ठीक है। तो फास्ट और स्लो स्टेप में अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो उसका हमेशा स्लो स्टेप का ही ऑर्डर निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपका घर बन रहा है, एक घर है वो रातों रात बन गया, एक घर है जिसको बनने में 2-3 महीने लगे हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा घर बनाने में कितना मटेरियल लगा है? हाँ, जो घर बनाने में ज्यादा टाइम लगता है उसमें आप उसको घर को बनते हुए अच्छे से देख सकते हैं। तो वही हाल यहाँ पर भी है। कोई भी रिएक्शन जो स्लो होता है, स्लो रिएक्शन का ही हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। जो स्लो रिएक्शन होता है उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप ही बताता है कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात समझो, क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। कह रहे हैं कि स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वही क्या होता है? ऑर्डर होता है। अभी इसको एक क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन की मदद से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए उसको हम लोग कराते हैं तो आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो हमको आपको बताए थे कि एलिमेंट्री और क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस ये थे कि जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन पे अप्लीकेबल होता है। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है। ये यहाँ पे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है समझते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सा कह रहा है कि द रिएक्शन विच कंप्लीट इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, क्या कह रहा है कि ऐसा कोई रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या है? देखो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। तो जो SN2 रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन को कंप्लीट होने में बस एक ही स्टेप लगता है, यानी एक स्टेप में आपका जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप, 2-3-4 स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। ये भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो रिएक्शन एक से ज्यादा यानी 2 या 3 स्टेप में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो इसका भी डिफिनेशन एग्जाम में आता है, डिफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए अब ये इससे रिलेटेड आपके सवाल आया है बोर्ड में, आइए सवाल को हम लोग करते हैं, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि रिएक्शन है A2 B2 से रिएक्शन करके 2AB बना रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बच्चों 3 स्टेप में हुआ है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन को होने में 3 स्टेप लग रहा है। दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, ओके। अब इसको देख के आपको बताना क्या है? इस रिएक्शन को देख के क्या बताना है? इसको ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। देखो इससे पहले हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते थे? ऑर्डर निकालते थे कैसे हम लोग? जब रेट इक्वेशन दिया हुआ था। भाई यहाँ तो रेट इक्वेशन नहीं दिया है, यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है, यानी रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है। तो जब रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया होगा तो ऑर्डर निकालना होगा। तो किसको याद करोगे? तो याद करिएगा जो मैंने यहाँ पे नोट में बात लिखाई गई है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूलिटी होता है वही ऑर्डर होता है, ठीक है। तो स्लो स्टेप में मॉलिक्यूलिटी कितना है? तो देखो स्लो स्टेप कहाँ पे है? ये आपका स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप के में क्या निकालना है? यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी निकालना है। जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? A2 के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है, यानी मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो स्लो स्टेप में मॉलिक्यूलिटी 1 है तो वही क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही नोट में वहाँ बात लिखा गया था, जो स्लो स्टेप में मॉलिक्यूलिटी होता है वही ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म को देख के इस तरीके से उसका ऑर्डर निकाला जाता है, ओके। चलो ये भी आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, तो आइए उसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे H2O2 इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है अल्कलाइन मीडियम में, तो वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। कह ये जो रिएक्शन होने में यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मैकेनिज्म दिया गया है, मतलब ये जो रिएक्शन है कितने स्टेप में हो रहा है? जो रिएक्शन है यहाँ पे ये 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। पहला स्टेप दिया हुआ है और दूसरा स्टेप दिया है। ध्यान देने वाली बात क्या है भाई? पहला स्टेप आपका स्लो स्टेप है और अगला वाला क्या है? फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म दिया है, रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है और आपको क्या बताना है? राइट द रेट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट लॉ लिखना है और क्या पूछना है? राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और क्या निकालना है? आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप 1 और 2 में कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये बताना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन
बहुत ही ईजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, रेट लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, रेट लिखना है। तो यहाँ पे जो नोट में लिखा है तो थोड़ा देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का अगर हमें क्या लिखना है, हाँ यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का अगर हमें क्या लिखना है, रेट लिखना है, तो रेट के लिए हमें, रेट लिखने के लिए क्या देखना होगा, उसका स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप का ही हमें क्या होता है, रेट लिखना होता है। तो यहाँ स्लो स्टेप कौन है भाई, यहाँ पे स्लो स्टेप कौन है, पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। ठीक है, तो हमें स्लो स्टेप का क्या है, रेट लिखना है। तो रेट कैसे लिखेंगे भाई, रेट लिखने का तरीका क्या था, रेट इज इक्वल टू के, उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, H2O2 और I माइनस। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, H2O2 है और क्या है, I माइनस है। यहाँ से हम लोगों ने इसका क्या लिख लिया भाई, रेट लिख लिया। ठीक है, तो पहला का आंसर यहाँ पर हो गया। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ध्यान देने वाली बात है, स्लो स्टेप का आप आसानी से रेट लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो रेट होगा इसी की इक्वल आएगा। एक तो हो गया, यहाँ पे आपका पहला वाला आंसर हो गया। अब सेकंड वाला आंसर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, पावर का सम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर का सम। तो H2O2 का पावर 1 है, I माइनस का पावर 1 है, यानी कैसा हो जाएगा आपका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और तीसरा क्या कह रहा है आपका, विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तीसरा वाला आपका क्या बनना है, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछ रहा है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप कौन सा, स्टेप नंबर 1। तो जो स्टेप नंबर 1 है वही क्या है आपका, RDS होता है। जो कितना सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं, बस ये है कि सारे कॉन्सेप्ट का एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा, फिर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कोई भी डाउट रह गया कमेंट करिएगा, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।